कि केंद्र की सरकार संविधान को खत्म कर देना चाहती है, लेकिन मैं बात आपको बता देना चाहता हूं, आप ये भी जानकारी हासिल कर लो कि तमाम राजनीतिक दल यही थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो और कोई पार्टी हो, वो सब लोग यही थे। इनके रहते आज भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देना चाहती है। आज उनको इतनी ताकत कहां से मिली इन दलों के रहते कि वो संविधान को खत्म कर देना चाहती है, यानी कि इन दलों के राज में भी आपका संविधान सुरक्षित नहीं। क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? अन्य पार्टी की भी तो सरकार है, तो उनकी सरकारें होते फिर संविधान क्यों खतरे में है? उसका एकमात्र कारण यह है कि एक तरफ वो लोग हैं जिनको संविधान से फायदा हो रहा है, जो इस मंच के आसपास बैठे हैं, इस मंच पर बैठे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के द्वारा आपको मिले गए फायदे को रोक देना चाहते हैं। अगर किसी और के कंधे पे रख के अपनी लड़ाई करना चाहते हो तो आप सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। मैं पूरे देश में जाता हूं, मैं जिम्मेदारी के तौर पे आप एक को कह रहा हूं, आप तमाम नौजवान यहां बैठे हैं, मैं बुजुर्गों से कोई शिकायत नहीं करूंगा। मैं नौजवानों को यह कहना चाहता हूं और मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं, जब कुदरत ने तुम्हें मजबूत शरीर दिया है और कानून तुम्हारे लिए बराबर है और सारा सिस्टम यहाँ, फिर तुम इस अन्याय को क्यों फैले? आप मुझे जवाब दो। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपके तमाशे के बाद कहूंगा जरूर। आप मुझे बताओ, जब आप बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते हो, उनको पैदा करने का अधिकार आपको किसने दिया है? मुझे जवाब दो। बेटी होकर मैंने भारती को बहादुर वीरांगना के रूप में देखा लड़ते हुए, खाते गांव से भोपाल तक, तो इसलिए मैंने इस पगड़ी को इसको सौंप दिया। एक कर्ज इसका भी उधार है, क्योंकि सरकार में वो कर्ज नहीं उतार पाए। हमने जोर लगा के संघर्ष करके सीबीआई जांच की तो मांग पूरी करवा दी, लेकिन न्याय नहीं मिला जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि जिनके खिलाफ सीबीआई की जांच हो रही है, जो करवा रहे सरकार भी उनकी, सीबीआई भी उनकी और अपराधी भी उनका। तो मैं एक वचन देते हुए उससे जरूर कहूंगा कि मेरी बहन याद रखना, जिस दिन ताकत हमारे हाथ में होगी, ऐसे गुंडों का ऐसा इलाज करेंगे उनकी कई पीढ़ियां याद रखेंगे। किसी को मार उस आजादी से पहले हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन का एक एक पल हाशिए पे गिराए गए, तमाम तरीके से अधिकारों से वंचित रखे गए, तमाम तरह की सुविधाओं से वंचित रखे गए और नकार दिए गए समाज को, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो समाज के लोग हों, उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना सारा जीवन जो है वो निछावर करने का काम किया। और छोटे को भारत अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, भारत को अंग्रेजों से आजाद हुआ, लेकिन इस देश का बहुत बड़ा तबका जो अंग्रेजों के समय में भी अधिकारों विहीन था, उनको अधिकार मिलने का काम 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब मिला। मैं आपको बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर ना होता भारत का संविधान तो ना आज का मंच लगता और ना इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आप लोग आ पाते। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान से पहले हमारे पास क्या था और संविधान के बाद
संविधान के आने के बाद हमारे पास क्या है। जब संविधान नहीं था तो ना हम अच्छा पहन सकते थे, ना अच्छा खा सकते थे, ना अच्छे मकानों में रह सकते थे, ना अच्छी पढ़ाई कर सकते थे, ना हमें अच्छा इलाज कराने की अनुमति थी, और ना ही हमें डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने, यहां तक कि प्रधान से लेके विधायक और एमपी बनने की भी आजादी नहीं थी। लेकिन जब भारत का संविधान आया तो भारत के हर एक नागरिक को भारतीय संविधान ने ये अवसर दिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, किसी भी जाति का हो, वो अपने देश में स्वाभिमान सम्मान के साथ जी सकता है और अवसर की समता का प्रयोग करके आगे बढ़ सकता है, कामयाब हो सकता है। यानी कि जो एक भयंकर अंधेरा हमारी जिंदगी पे था, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर उस अंधेरे को छाड़ दिया और संविधान के रूप में हमें आगे बढ़ने का, स्वाभिमान सम्मान से जीने का रास्ता दिया। तो शायद समाज से आंख नहीं मिला पाओगे। मैं तुमसे बुनियादी बात करूंगा। मैंने संविधान पे जो खतरा है नहीं होता तो आपका जीवन कैसा होता। अगर संविधान नहीं होता तो आपके पास क्या अवसर होते, और अगर संविधान नहीं होता तो शायद आज आप इतने स्वाभिमान सम्मान से देश के साधनों में हिस्सेदारी नहीं कर रहे होते। आज उस संविधान को केंद्र की सत्ता में बैठे लोग खत्म कर देना चाहते हैं, और क्यों ना करें। जिनको वो लंबे समय से व्यवस्था बना के, गुलाम बना के जिनको उन्होंने रखा, आज इस संविधान की वजह से वो प्रधान से लेके विधायक, मंत्री, एमपी, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने लगे हैं। उनको ये लगता है कि जब वो कल शोषण करते थे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज अगर वो कोई बेबी कह देते हैं, मूल जिंदों को तो छोड़ो, अगर किसी परिनिर्वाण प्राप्त किए गए महापुरुष के बारे में भी कुछ कह देते हैं, उनकी मूर्ति में उनको भी कुछ कह देते हैं, तो मुकदमा होता और जेल जाना पड़ता है। तो ऐसे संविधान को क्यों रखे? वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप अपनी जगह, अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हो? ये बात आपको मैंने इसलिए बनाई कि केंद्र की सरकार संविधान को खत्म कर देना चाहती है, लेकिन मैं बात आपको बता देना चाहता हूं, आप ये भी जानकारी हासिल कर लो कि तमाम राजनीतिक दल यही थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो और कोई पार्टी हो, वो सब लोग यही थे। इनके रहते आज भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देना चाहती है। आज उनको इतनी ताकत कहां से मिली इन दलों के रहते कि वो संविधान को खत्म कर देना चाहती है? यानी कि इन दलों के राज में भी आपका संविधान सुरक्षित नहीं। क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? अन्य पार्टी की भी तो सरकार है, तो उनकी सरकारें होते फिर संविधान क्यों खतरे में है? उसका एकमात्र कारण यह है कि एक तरफ वो लोग हैं जिनको संविधान से फायदा हो रहा है, जो इस मंच के आसपास बैठे हैं, इस मंच पर बैठे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं
जो संविधान के द्वारा आपको मिले गए फायदे को रोक देना चाहते हैं। अगर किसी और के कंधे पे रख के अपनी लड़ाई करना चाहते हो तो आप सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। मैं पूरे देश में रहता हूं, मैं जिम्मेदारी के तौर पे आप एक को कह रहा हूं, आप तमाम नौजवान यहां बैठे हैं, मैं बुजुर्गों से कोई शिकायत नहीं करूंगा। मैं नौजवानों को यह कहना चाहता हूं और मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं, जब कुदरत ने तुम्हें मजबूत शरीर दिया है और कानून तुम्हारे लिए बराबर है और सारा सिस्टम यहाँ, फिर तुम इस अन्याय को क्यों फैले? आप मुझे जवाब दो। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपके तमाशे के बाद कहूंगा जरूर। आप मुझे बताओ, जब आप बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते हो, उनको पैदा करने का अधिकार आपको किसने दिया है? मुझे जवाब दो। जब आप हम गांव में अपनी बहन को, बेटी को, माँ को, चाची को, ताई को आप एनसीआरबी का डाटा नहीं पढ़ते हो क्या? अगर आप पढ़े लिखे हो तो बताओ कि एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, बिहार में। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं आपको। वो एक डाटा ये कहता है कि हर साल हजारों महिलाओं के साथ रेप हत्याएं होती। आप कभी उस डाटे को डीपली चेक करके देखना तो आपको पता लगेगा कि 100 में से 95 बच्चियां बहनें आपके समाज के निकलेगी। मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस बात को याद रखना। अब चाहे इस बात पे ताली बजा लो और चाहे इस बात पे सर झुका के रो लो कि चाहे मूछे कितनी बड़ी रख लो, कपड़े कितने सुंदर पहन लो, गाड़ी कितनी बड़ी में घूम लो, अगर घर की सरपंच बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें बहादुर भाई कहलाने का कोई अधिकार नहीं। क्या हो गया तुम्हारे खून को? क्या हो गया? किसकी नजर लग गई बहादुरों को? एक वो समय था कि ये खाते गांव की धरती हम आदिवासियों के नाम से जानी जाती थी। एक वो समय था कि यहां हमारे वीर उनके शौर्य के आगे बड़े से बड़े जालिम घुटने टेक देते थे। आज एक ऐसा समय है कि हमारे 5-5 परिवार के लोगों को जमीन में गाड़ दिया जाता और हम रो भी नहीं पाते। क्या हो गया? क्या हमारा जमीन मर गया? क्या हम कमजोर हो गए? क्या हम विकलांग हो गए हैं? या फिर हम गैर जिम्मेदार हो गए? एक समय था जब भारत आजाद नहीं था, राजशाही होती थी। मध्य प्रदेश में बहुत राजे रजवाड़े रहे हैं। तलवारों के दम पे राज लिया जाता था, युद्ध होते थे, हजारों लोग मर जाते थे, जमीन रक्त रंजित हो जाती थी। आज बाबा साहब अम्बेडकर उनके साथियों के प्रयास से आज लोकतंत्र है। ना तलवार चलानी है, ना भाला उठाना, ना घोड़े पे बैठना है, ना रक्त बहेगा, ना कोई मुसीबत आएगी। बस आपको अपनी वोट का सही प्रयोग करना है। का अंगूठे से आपकी लड़ाई जीती जाती है। जब आप तलवारों के दम पे नहीं हारे, जब तलवारों से युद्ध होते थे, भीमा कोरेगांव इसका उदाहरण है। आज आपको क्या हुआ कि आप अपने अंगूठे से ताकत नहीं बना पा रहे हो? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके समाज हित के आगे आपका व्यक्तिगत हित जो है, आपकी छोटी मोटी सुख सुविधाएं, थोड़े बहुत पैसे आपके समाज हित के आगे बड़े हो गए हैं। वरना वो समाज जो अपना इतिहास भूल गया है आज, जिसको सदियों अभी मोहन भागवत ने कहा, मैं धन्यवाद करता हूं उनका, उन्होंने कहा, कब कहा? जब हमने कहा कि हम संविधान बचाओ यात्रा चला के भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार को और मध्य प्रदेश
जितने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमी दर्ज करने का काम करेंगे, हम इनको सबक सिखाएंगे। संत प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 2000 साल तक हमने इनको जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर किया। अभी आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, 200 साल आरक्षण रहना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। वोट 80% बहुजन समाज के लोगों के पास है। वो कौन होते हैं आरक्षण देने वाले? हम हैं। हम अपनी ताकत बना के, अपनी सत्ता बना के, अपनी हुकूमत बना के देने वाली चाबी कलम अपने हाथ में ले देने का काम हमारा है, उनका काम नहीं है। लेकिन इस लोकतंत्र में जहां आपके पास ताकत होनी चाहिए थी, आज हालात देखो क्या है। अगर कोई बौद्ध धर्म को मानने वाला भक्त जी यहां बैठे हैं, बुद्ध विहार में प्रार्थना कर रहा हो तो कोई आके बुद्ध विहार पे हमला कर देता। बुद्ध वंदना करा रहा हो तुम, भगवान बुद्ध की तस्वीरें को उठा के फेंक देते हैं, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अगर कोई इस्लाम को मानने वाला अपनी मस्जिद में अजान पढ़ रहा हो तो उस मस्जिद पर जाके किसी दूसरे धर्म का मजहब का झंडा लगा देते हैं। उसकी दाढ़ी पकड़ के उसको कहते हैं कि इस धर्म का नारा लगाओ वरना पीटेंगे। अगर जिनकी संस्कृति रही है, जो इस देश का मूल निवासी हमारा आदिवासी समाज, मैं जब यहाँ बैठा मुझे बताया जा रहा था कि ये उनकी धरती है, लेकिन यहाँ जो उनकी संस्कृति थी, एक कुल देवी जिसको बनाया उन्होंने, यहाँ जिसको उन्होंने स्थापित किया, उनसे छीन के और यहाँ के चंद लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया। और जिनका अधिकार बैठता है वो सड़क पे खड़ा है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अपनी ताकत को नहीं समझ रहे हैं। वो आज के समय में जब वोट की शक्ति आपके पास है, दुश्मन बड़ा तेज है, और राजनीतिक रूप से जो कह रहा हूं उस पर गौर करो। दुश्मन ये कहता है कि राजनीति बुरी चीज है, राजनीति करनी नहीं चाहिए। और आप ये देखो, जो दुश्मन ये कह रहा है, सबसे ज्यादा एमपी एमएलए उसने अपने बना रखे हैं, सारी सरकारों में वो बैठा हुआ है, और आपको कह रहा है राजनीति मत करो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज की राजनीति व्यापार बन गई है। नौजवान इस बात को गांठ बांध ले। जो नौजवान 5 साल से यहाँ चाहे जेठ के रूप में, ओबीसी महासभा के रूप में या भीम आर्मी के रूप में मेहनत कर रहा है, मैं उस हर एक नौजवान को कह रहा हूं वो गांठ बांध ले। आज की भारत की राजनीति नहीं है, व्यापार है। कैसे व्यापार है जान लो कि चंद पैसे वो चुनाव से पहले खर्च करेगा, चुनाव में शराब और पैसा बांटेगा। जैसे बिजनेसमैन किसी रोजगार को करने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है और चुनाव के बाद जब वो जीत जाता है फिर उस पैसे से पैसा कमाना शुरू करता है। ऐसे आज की राजनीति भारत की हो गई है। कोई गरीब का बेटा आगे नहीं बढ़ सकता है। पैसे वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, गरीब लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं। जिन्होंने 75 साल में आपके कच्चे मकानों को ये नहीं सोचा पक्के हो जाएं, वो आपका भला कर सकते हैं क्या? जिन्होंने 75 साल में आपके भूखे पेट को नहीं देखा, जिन्होंने 75 साल में हमारी बहनों की लुटती अस्मतों को नहीं देखा, हमारे खून के आंसुओं को नहीं देखा, हमारे साथ होते अन्याय को नहीं देखा, हमारी किश्ती खाल को नहीं देखा, हम पे चलने वाली गोलियों लाठों को नहीं देखा, वो आज आपका भला कर देंगे क्या? मेरे सम्मानित साथियों, दुश्मन अगर मुफ्त में कुछ देता है तो आपके भले के लिए नहीं देता। दुश्मन अगर मुफ्त में कुछ भी देगा तो आपसे कुछ ना कुछ लेने के लिए देगा। आज चुनाव करीब आ गया है,
सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे मामा मुख्यमंत्री जी को कि पिछले 4.5 साल से आप कहां थे? पिछले 4.5 साल में जो अन्याय हुआ है मध्य प्रदेश में, उसका जवाब कौन देगा? सागर में जो अन्याय हुआ, नेमावर में जो अन्याय हुआ, गांव में जो अन्याय हुआ, इंदौर में जो अन्याय हुआ, छतरपुर में जो अन्याय हुआ, उसका जवाब कौन देगा? 4.5 साल आप ही तो मुख्यमंत्री रहे। इससे पहले भी आपकी सरकार रही, बीच में आपने धोखे से सरकार बनाई। इसका जवाब कौन देगा मुख्यमंत्री जी? आज आप घोषणाएं कर रहे हो। मैं बस इस बात पे जोर डालना चाहता हूं, कल जब मैं आ रहा था तो शायद एक प्लेन में मेरे साथ एक पटेल समुदाय का एक छोटा भाई मुझे पहचान के चला आया। उसने मुझे बताया कि यहाँ ओम पटेल नाम के एक व्यक्ति को, उसको जबरन कुछ पिला के उसकी हत्या हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने मुझसे कहा भैया ये मुद्दा आप उठाना, क्योंकि जब आप मुद्दा उठाते हो तो शासन प्रशासन की आंखें खुलती है। वो परिवार उम्मीद लगाए बैठा आपको न्याय मिलेगा। सम्मानित साथियों, उस बच्चे से, इस भाई से जो मैंने सुना वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। वो ये कह रहा था मुझसे कि एक लंबे समय से मध्य प्रदेश के लोग अन्याय अत्याचार सह रहे हैं और कभी किसी को उनके वादों में फंस के वो धोखा खाते रहते हैं। अगर आजाद समाज पार्टी यहां मजबूती से चुनाव लड़े तो यहां की जनता आपके संघर्ष और आपके साथियों के संघर्ष के साथ खड़ी हो सकती है। उसके अंदर इतना हौसला है कि वो आपके साथ मिलकर लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं। मैं तो लोगों की बात सुनता रहता हूं सम्मानित साथियों। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको शायद जानकारी ना हो भी तो और पक्की कर लो। ये इसलिए बताना जरूरी है कि आपको समझ आए। सरकार के पास बजट होता है, बजट समझते हो नहीं समझते बजट को? वो बजट आता कहां से है? जब उसने कल मुझे बात कही तो उसने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने योजना चलाई। मैंने उसे कहा कि अब सुनो, पढ़े लिखे हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा फिर अब जान मिलो कि मुख्यमंत्री जी के पास जो बजट है जो दे रहे हैं वो बजट आता कहां से? तो उन्होंने कहा, पूछा भैया कहां से आता है? मैंने कहा आम जनता जो टैक्स देती है वो टैक्स का पैसा जिस कोष में जमा होता है, सरकार के खाते में जमा होता है, उसी का बजट बनता है। उसके साथ जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं उनसे जो टैक्स आता है उससे बजट बनता है। यानी कि मैंने उसको साधारण भाषा में उससे पूछ के समझाया कि तुम एक महीने में कितना खर्चा करते हो, कितने सामान खरीदते हो? वो कहीं होगा तो मुझे सुनेगा। उसने कहा मैं 1 लाख रुपए हर महीने का सामान खरीदता हूँ। मैंने कहा 28% जीएसटी है, तुम 1 लाख रुपए का सामान खरीदते हो, 28,000 रुपए सरकार को देते हो, सरकार तुम्हें कितना फायदा देती है? उसने कहा मुश्किल से 1,000-2,000 रुपए का। तो मैंने कहा सरकार का पैसा तुम्हारी तरफ है या तुम्हारा पैसा सरकार की तरफ है? तो कह रहा ऐसे तो मेरा बहुत सारा पैसा सरकार की तरफ जा रहा है। तो मैंने उसे यही समझाया मेरे भाई कि माचिस की सीख से लेके और बाल काले करने वाले कलर से लेके चश्मा, चप्पल, जूते, हर एक चीज पे टैक्स है। यहाँ तक कि जो झंडा आपने बनाया उस पर भी टैक्स है, ये टेंट आपने खरीदा इस पर भी टैक्स है, जो किराया आप देते उस पर भी टैक्स है, जो गैस आप खरीदते उस पर भी टैक्स है, पेट्रोल डीजल सब पर टैक्स है। और तो आज तो ऐसी सरकार केंद्र में बैठी है जिसने दूध पे, दही पे भी टैक्स लगा दिया, खाने के पीने के सामानों पे भी टैक्स लगा दिया। मैंने उसको और गंभीरता समझाया। मैंने कहा छोड़ो, तुम तो बड़े हो, नौजवान हो। अगर कल किसी बच्चे ने जन्म लिया उसके लिए जो दवाई आएगी उस पर टैक्स है, उसके लिए जो डायपर आएगा उस पर टैक्स है, उसके लिए जो दूध आएगा उस पर टैक्स है, उसके लिए कुछ भी आएगा, कोई कपड़ा, सब पे टैक्स है। यानी कि जो भारत में पैदा हो गया वो हर एक व्यक्ति टैक्स दे रहा है। लेकिन क्या जब तक वो अपने पैरों पर ना खड़ा हो जाए सरकार उसे कुछ दे रही है? तो कह रहा बहुत नहीं, वो बहुत कुछ दे नहीं रही। तो मैंने उसको समझाया कि जनता के पैसे को जनता को वापस लौटाना यही सरकार का काम है। लेकिन सरकार इस तरह का दिखावा करती है
कि हम 1500 रुपए लाडली बहन योजना के दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कितने पैसे दे रहे हैं लाडली बहन योजना के? कितने? हमसे सुनो। मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति को 5000 रुपए प्रति व्यक्ति महीना हम लोग देने का काम करेंगे, ये मेरा आपसे वादा। और आप ये भी जान लो, आपको ये पता नहीं पता कि मैं कोई भी बात झूठ नहीं कहता हूं, पता नहीं पता। मुझे ये भी पता है पैसा कहां से आएगा और पैसा कैसे आपकी जेब में जाएगा। मध्य प्रदेश के हर एक नौजवान को रोजगार देने का काम, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हम लोग करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जो भूमि विहीन है उनको भूमि देने का काम, जिसके पास कच्चा मकान है उसको पक्का मकान देने का काम, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन देने का काम, सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने का काम, प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी के अधिकारी कर्मचारियों को देने का काम, जितना बैकलॉग मध्य प्रदेश में है पहले महीने में सारा बैकलॉग भर्ती करने का काम, महिलाओं को सुरक्षा का माहौल, सशक्तिकरण का अवसर, सबके लिए अच्छी पढ़ाई और अच्छा इलाज देने का काम हम लोग करेंगे। आप बताओ इसके अलावा आपको क्या चाहिए? मैंने आपको 12 फरवरी को भोपाल में भी कहा था कि अपनी समस्याओं का घोषणा पत्र बना के दे दो मुझे, और ये मांग पत्र बना के दे दो, मैं इसको घोषणा पत्र बना दूंगा। मैं पढ़ा लिखा वकील आदमी हूं, मैं आपके दर्द को दर्द समझता हूं क्योंकि आपका खून हूं, और मैं जानता हूं कि जब तक आपकी जेब में पैसे नहीं आएंगे, सोचो एक घर में 4 आदमी है, उसको 20,000 रुपए महीना मिलेगा, क्या वो किसी आगे हाथ फैलाएगा? बताओ, जवाब दो। अब मैं आपसे जो कह रहा हूं वो इस बात पर गौर करना। भारत का संविधान भारत के हर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान की गारंटी देता है, लेकिन आप ये नोटिस करना, कितने लोग धार्मिक स्थलों के बाहर ऐसे हाथ फैलाए बैठे रहते हैं, कोई उनको रोटी दे दे। कितने ऐसे लोग होंगे मध्य प्रदेश में जो भूखे पेट सोते होंगे। ये राजनीतिक लोग हमेशा से आपकी मजबूरियों का फायदा उठाते रहे। इनको ये लगता है कि अगर जनता की जेब में पैसा होगा तो वो आपके धोखे में, आपके छूट में नहीं आएंगे। क्या मैं नहीं जानता हमारे लोगों के हाल? अगर शादी करानी हो बेटी की तो उधार लेंगे पैसे, अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ाना हो तो जमीन गिरवी रख के लोन लेंगे और पूरी जिंदगी उस लोन को उतारते रहेंगे। मैं आपसे कहता हूं, हर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की हर एक बेटी को जब उसकी शादी होगी 1 लाख रुपए का अनुदान सरकार देने का काम करेगी, अगर आप लोग हमें अवसर दोगे। भाई अगर आपका पैसा आपके ऊपर लगा दिया तो क्या बदला, क्या नुकसान हुआ? वही पैसा जो नेता अपनी जेब में घुसा ले रहे हैं, एक नेता विधायक बनने के बाद 5-5 हजार करोड़ का मालिक हो जा रहा है, वो पैसा अगर जनता को वापस कर दिया तो क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा, अमीरों की तिजोरियों पे ताले लग जाएंगे और गरीब के पेट जो है वो भूखे नहीं रहेंगे। बस इतना बदलाव होगा। कोई किसी के साथ जुल्म जाति अन्याय नहीं कर पाएगा। अगर कोई किसी गरीब को, कमजोर को, दलित, पिछड़े आदिवासी को या किसी भी समाज की बहन के साथ अन्याय करेगा, उस हरेक अपराधी पे रासुका लगा के उसको जेल भेजने का काम और 3 महीने के अंदर उसको सजा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। अगर कल किसी दलित आदिवासी की हत्या कोई कर देता
अभी 8.5 लाख रुपए मिलते हैं, 8,25,000 रुपए मुआवजे के तौर पे SC के तहत। हम लोग कानून बना के 30 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को देने का काम करेंगे और जिस परिवार के साथ उसके परिवार से कमाने वाला व्यक्ति चला जाएगा उसको एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आप मुझे बताओ क्या नामुमकिन है इनमें से? कोई भी व्यक्ति, जितने लोग हजारों में बैठे, एक आदमी खड़ा होकर बताओ कि ये नामुमकिन है और ना करके दिखाया तब आप मुझे बताना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कब तक उनके चक्रों में पड़े रहोगे? अगर वो आपका भला करना चाहते तो 75 साल में आपकी जिंदगी नहीं बदलती क्या? भोपाल से आते हुए किशन लाल बागरी एक्सीडेंट में मेरा भाई चला गया। मैं जब उसके घर गया, उसका मकान देखा कच्चा था, मेरा सर उसके दरवाजे में अड़ रहा था। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं मेरे लोगों कि 75 साल में सरकार को तमाम सरकारें बदली, किशन लाल बागरी का कच्चा मकान नहीं दिखाई। क्या तो दिखाई नहीं दिया या सरकार ने उसकी तरफ आंख नहीं की, या फिर सरकार ने सोचा ही नहीं कि भाई इसको भी पक्के मकान की जरूरत है, बारिश आएगी इसको भी तकलीफ होगी, कीड़ा कांटा कोई इसके घर में भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने तो ये भी कहा, अगर हमारे आदिवासी साथी तैयार हो जाए तो पहला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज का हम लोग बनाने का काम करेंगे। मैंने यही भी कहा। लेकिन अब आप ये सोचो, हमारे आदिवासी भाई कहते हैं कि भाई आज अनुसूची 5 का वो लागू नहीं हो रही है, हमारी जल जंगल जमीन पे हकमारी हो रही है। भाई जब राज आपका नहीं होगा तो हकमारी तो होगी। मैं तो आपसे कह रहा हूं आगे बढ़ो। जब आप ये सोचो कि जब आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री होगा तो क्या किसी आदिवासी परिवार की जमीन को छीन लेगा? आप मुझे बताओ, पूरी जिम्मेदारी। तो ये तो आपको तय करना है कि 4.5 साल रोना है या 6 महीने संघर्ष करके अपनी ताकत बनानी है, या उन नेताओं का फिर से भरोसा करके उनके पीछे पीछे खड़े रहना। ये तो आपको तय करना है। इसलिए जब आपने सभा बुलाई तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको समझा के तैयार करूं कि आगे की लड़ाई किस तरह लड़नी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल से ज्यादा समय से भीम आर्मी के नौजवान अन्याय अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। अब उन्हें संघर्ष करने से वो न्याय दिला सकते हैं, लेकिन अगर समाज को आगे बढ़ाना है, धार्मिक तौर पे जो अन्याय हो रहा है उसको रोकना है, अपने भाइयों को सुरक्षा का माहौल देना है, अपनी बहनों को सुरक्षा का माहौल देना है, तो राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। इसलिए अब जब अवसर मिलेगा तो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को आप लोग जिताने का काम करना और केतली के चुनाव निशान पर ईवीएम का बटन दबाने का काम करना और अपनी एक वोट को आजाद समाज पार्टी को देके अपने बीच के व्यक्ति को विधानसभा में आपकी समस्याओं के लिए आवाज उठाने का मौका देना। एक समस्या यहाँ मेरे सामने किसने भेजी है, ये गांव है बामन गांव, जहां सास के ट्यूबवेल से पानी पीने भरने देने के संबंध में एक घटना है। मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा, पुलिस के साथियों से, कि इस घटना का संज्ञान ले लें और उस परिवारों की मदद करें। वहां के कुछ अपराधी किस्म के लोग वहां से दलित समाज के लोगों को पीने का पानी नहीं लेने दे रहे हैं, ऐसी समस्या मेरे सामने आई। तो मैं पुनः अपने वॉलंटियर साथियों का, अपने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागणों का, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का और यहाँ इतने बड़े पैमाने पर आए बहुजन समाज के वफादार योद्धाओं का, बहादुर ईमानदार संघर्षशील योद्धाओं का धन्यवाद स्वागत करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं माताओं बहनों का कि वो लंबे समय से यहाँ
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।